नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आपने पिछले दिन शब्द रूपाणी को विस्तार से पढ़ा है। अब आज आप धातु रूपाणी को विस्तार से समझेंगे। धातु रूपाणी, धातु रूप है क्या? धातु रूप को समझने के लिए हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन, इन चारों बातों को अच्छी तरह से समझना होगा। धातु क्या है, उसके बाद लकार क्या है, पुरुष क्या है और वचन क्या है। अगर हम चारों वस्तुओं को समझ लेंगे तो हमें धातु रूप समझने में पर्याप्त आसानी होगी। तो हम चलते हैं, धातु क्या है पहले इस पर हम गौर करते हैं। धातु क्रियापद का मूल रूप है। जो क्रियापद होती है, वाक्य में जो क्रिया होती है, उसका जो मूल रूप होता है वह धातु होता है। संस्कृत में किसी भी क्रियापद का निर्माण धातु और प्रत्यय के मिलने से बनता है। क्रियापद का जो किसी भी वाक्य का निर्माण, किसी भी पद का निर्माण धातु और प्रत्यय जब मिल जाते हैं तभी उसका निर्माण हो पाता है। उदाहरण के लिए पठति, पठति शब्द है। पठति, पठत, पठन्ति, ये धातु रूप के जो शब्द हैं उस शब्द को गौर करेंगे, ध्यान देंगे। पठति में पठ मूल धातु है, पठ उसमें मूल अंश है, उसको धातु कहते हैं। और तिप, तिप का ती बचता है, यह प्रत्यय है। यानी कि मूल शब्द पठ और उधर ती, तिप में से ती बचने पर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पठती रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ता है। इसी प्रकार से ही सभी क्रियापदों के रूप बनते हैं। जितने भी क्रियापद हैं वो क्रियापद इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले धातु और उसके बाद फिर धातु के साथ प्रत्यय अगर जुड़ जाता है तो उसे क्रियापद का निर्माण कहते हैं। यह अलग अलग लकारों में, अलग अलग कालों में, अलग अलग तरीके से इसका निर्माण हो सकता है। अब आप देखेंगे शब्दों का निर्माण, कैसे शब्दों का निर्माण होता है। शब्द चाहे कोई भी हो, जो भी शब्द हो, प्रकृति और प्रत्यय के मिलने से ही उसका निर्माण होता है। शब्द का निर्माण प्रकृति और प्रत्यय दोनों जब मिल जाते हैं तभी शब्द का निर्माण होता है। प्रकृति मूल धातु को कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो धातु के बारे में कहा है वह धातु और प्रकृति एक ही चीज होती है। प्रकृति का मतलब है उसका असली रूप, मूल रूप। जब किसी शब्द में या पद में कुछ भी जुड़ा नहीं होता है, जब उसमें उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, वो वास्तविक अपने रूप में जब होता है, उसका जो असली मूल रूप होता है उसी को प्रकृति कहते हैं और उसी को धातु भी कहते हैं। धातु भी शब्द का मूल रूप है और प्रकृति भी शब्द का मूल रूप है। इसलिए धातु और प्रकृति एक ही हुए। प्रकृति मूल धातु को कहते हैं, अतः धातु का अर्थ हुआ शब्द का मूल रूप। जो शब्द है उसका मूल रूप, जिसे प्रकृति भी कहते हैं। यानी कि धातु और प्रकृति एक ही बात है। जिसमें प्रत्यय जुड़ने पर नया अर्थ प्रकट होता है, वह जो मूल रूप धातु है या प्रकृति है। प्रकृति इसलिए कहते हैं कि उसका वास्तविक रूप वह है। जब तक शब्द में कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ा नहीं होता है तब उसके मूल रूप को ही प्रकृति कहते हैं। अब धातु रूप को जब चलाना है, उसके रूप अनेक रूप बनाना होता है, अनेक रूप उसके अलग अलग लकारों में हमें प्रदर्शित करने होते हैं, वाक्य निर्माण करने होते हैं, तो उसी प्रकृति के जो मूल रूप है उसको धातु कहा गया है, ताकि धातु रूपाणी विस्तार से समझाया जा सके, पढ़ा जा सके, वाक्य निर्माण किया जा सके, अलग अलग
लकारों में, अलग अलग कालों में उसका उपयोग किया जा सके, इसीलिए उसको धातु नाम दिया गया है। वास्तव में वह प्रकृति, शब्द की प्रकृति है, शब्द का मूल रूप है। इस प्रकार से आप धातु को समझ लिए होंगे। तो हमें धातु रूपाणी को समझने से पहले ये जो चार चीज़ें धातु, लकार, पुरुष और वचन को समझना है, इसमें उसका पहला हिस्सा धातु आप अवश्य समझ लिए होंगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे लकार पर। धातु के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य बताएं। अब आपके सामने लकार पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। लकार क्या है? इससे पहले अपने धातु क्या है वह समझ लिया है। अब आप देखेंगे लकार क्या है। लकार, इसका जो सामने जिसका अर्थ है, अर्थ को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है लकार काल को कहते हैं। संस्कृत में 10 लकार हैं और 10 लकार के सामान्य जो काल हैं, समय हैं, वह बताया गया है। काल का मतलब समय होता है और समय वह समय जिस वाक्य को कौन से समय में प्रयोग किया गया है उसके हिसाब से उसका काल निर्धारण किया गया है। जैसे लट लकार का मतलब वर्तमान काल हुआ, यानी कि वर्तमान काल में जो वाक्य कहा गया है, वर्तमान जो चल रहा है, कहने और सुनने वाला प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं, उस समय जो चर्चा परिचर्चाएं चल रही हैं वो वर्तमान काल होता है। उसी को लट लकार भी कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा या आदेश, विधिलिंग लकार अनुज्ञा या विधि, लुंग लकार सामान्य भूतकाल, लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतकाल और लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल, लिंग लकार हेतु हेतु मद भविष्यत काल और आशीर लिंग लकार आशीर्वाद कल्याण कामना हेतु। इस प्रकार से संस्कृत में जो 10 लकार हैं उस 10 लकार की इधर अर्थ दिए गए हैं। अब लिट लकार का अर्थ हुआ वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले सभी वाक्य। लिट लकार का मतलब हुआ भविष्यत काल में प्रयुक्त होने वाले वाक्य और लंग लकार का मतलब भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले वाक्य और लोट लकार का मतलब आदेश देना या आदेश लेने संबंध रखने वाले वाक्य और विधिलिंग लकार का मतलब अनुज्ञा और आदेश का पालन करना या फिर विधि नियमों को बनाने संबंध रखने वाले जो वाक्य हैं, शब्द हैं। लुंग लकार का मतलब सामान्य भूतकाल और लिट लकार का मतलब परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, जो अद्यतन नहीं है, आज का नहीं है, बहुत पहले का जो भूतकाल है। और लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल, अनद्यतन माने जो आज का नहीं है, बहुत पहले का या बहुत आगे आने वाला। और लिंग लकार हेतु हेतु मद भविष्यत काल और आशीर लिंग लकार आशीर्वाद देना, कल्याण कामना करना इत्यादि के लिए। लेकिन ये सभी लकार विद्यालय स्तर पर नहीं पढ़ाए जाते। इनमें से ऊपर के 4 लकार मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा या आदेश। ये 4 लकार तो मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। कहीं कहीं पर विधिलिंग लकार को भी पढ़ाने का चलन है। तो विधिलिंग लकार तक तो बच्चों को जान लेना होता है और बाकी लकारों को विद्यालय स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये असामान्य लकार हैं। इनकी भावना भी हम इधर ही व्यक्त कर सकते हैं। मूल रूप से
वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, ये 3 ही लकार हैं और इन 3 के अंदर बाकी को हम समाहित मान सकते हैं और लोट लकार में अनुज्ञा, आदेश आदि के द्वारा हम इन 4 लकार में अपनी समस्त बातों को कह सकते हैं। जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता होती है, वैसे वैसे इन्हें जानने की आवश्यकता होती है। तो आप लकार को समझ लिए होंगे। लकार का सामान्य अर्थ काल हुआ और काल का मतलब है समय। कौन से समय में किस वाक्य का प्रयोग हुआ है, यह निर्धारित करने का कार्य लकार के द्वारा होता है। तो लकार का परिचय आज इतना ही। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं पुरुष की ओर। हाँ बच्चों, अब आपके सामने पुरुष और वचन, ये 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप धातु और लकार को समझ चुके हैं। अब पुरुष क्या है, इसे समझना है। पुरुष, जब कोई बात जब किसी को कही जाती है, कोई बात जब किसी को कही जाती है, तब उसके 3 पक्ष होते हैं। विषय यानी कि जो सब्जेक्ट चुना जाता है बातचीत का, वह, और उसमें प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है, जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं। जिस विषय को चुन करके हम चर्चा कर रहे होते हैं, उसे हम प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष कहते हैं। श्रोता, जो हमारी बात को सुन रहा होता है, वह मध्यम पुरुष होता है। और वक्ता, जो बोल रहा होता है, वह उत्तम पुरुष होता है। यानी कि बोलने वाला व्यक्ति जब जब जो व्यक्ति बोलेगा वह उत्तम पुरुष कहलाएगा, और जो व्यक्ति सुनेगा वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। और वहाँ पर जो उपस्थित नहीं होंगे, अन्य जो भी लोग होंगे या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, या ऐसे लोग जिनके बारे में हम चर्चा नहीं भी कर रहे होंगे, बाकी सभी लोग अन्य पुरुष में आएंगे या फिर प्रथम पुरुष कहलाएंगे। यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा सभी लोग जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह प्रथम पुरुष के दायरे में आते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो संस्कृत में क्रियापदों की रूपावली में पुरुष के बोध का यही क्रम स्वीकृत है। इसी क्रम से पुरुष को हमें समझना चाहिए। जो क्रियापद होते हैं, जैसे पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठथ, पठामि, पठाव, पठाम, ये क्रियापद की रूपावली है। तो क्रियापद की रूपावली में पुरुष के बोध का यही क्रम संस्कृत में स्वीकृत है, क्योंकि पहले प्रथम पुरुष के ही शब्द आते हैं। एक वचन में जैसे पठति, फिर द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठन्ति। फिर श्रोता मध्यम पुरुष में एक वचन में पठसि, फिर द्विवचन में पठथ, बहुवचन में पठथ। फिर उत्तम पुरुष में हम आएंगे, वक्ता जो होता है उत्तम पुरुष मैं और हम के लिए, तो वहाँ पर पठामी, एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठामह। इस प्रकार की ये क्रियापदों की रूपावली, इसी का नाम है। और क्रियापदों की रूपावली में पुरुष के बोध यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को जानने का और उसको पढ़ने का और समझने का जो है यही क्रम है, यही तरीका है, यही स्वीकृत रूप है, ये बताया गया है। क्योंकि उत्तम पुरुष में व्यक्ति बोलता है, बोलने वाला, जैसे हिंदी में हम शब्द कहें तो मैं और हम शब्द का जहाँ पर प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष, और जहाँ तुम और तुम सब इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर मध्यम पुरुष, और उसके अलावा अन्य जितने भी जिनकी चर्चाएं हम कर रहे होते हैं तो वो सब प्रथम पुरुष, वे लोग, इस प्रकार के शब्द का जब प्रयोग कर रहे होते हैं वहाँ पर प्रथम पुरुष होता है। तो ये पुरुष के बारे में आप लोग
समझ गए होंगे। अब हम वचन की ओर जाएंगे। वचन क्या है? संस्कृत भाषा में संख्या के बोध कराने वाले को वचन कहते हैं। ऐसे संख्या का बोध जिससे हो, नंबर का बोध पता चले कि कितनी संख्या है, उसको ही हम वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, अन्य भाषाओं में तो शायद 3 नहीं होते, लेकिन संस्कृत में 3 वचनों को स्वीकृति मिली है शुरू से ही, और उनमें से एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन स्वीकृत हैं और 3 वचन ही मान्य हैं, और यही 3 वचन चल रहे होते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं। एक वचनम का मतलब एक व्यक्ति होता है, द्विवचनम का मतलब 2 व्यक्ति होते हैं, और बहुवचनम का मतलब 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से और ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं तो वह बहुवचनम होता है। इस प्रकार से संख्या के बोध करवाने के कारण इसको वचन कहा गया है। तो यह धातु रूपाणी का हम प्रकरण अब करने जा रहे हैं। धातु रूप प्रकरण को करने के लिए, समझने के लिए हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन को समझना अनिवार्य है, क्योंकि ये चारों चीज़ें धातु रूपावली में आपको आएंगे, दिखाई देंगे। अगर इनको समझ नहीं पाए तो फिर धातु रूपावली को समझना कठिन होगा। तो आज इस पाठ में आप ये अवश्य समझ गए होंगे। आप इसको देखें, समझें, और अगर जहाँ पर भी आपको कोई शक हो, शंका हो रही हो या समझ में ना आ रही हो, आप अवश्य लिखें। आज इस प्रकरण के लिए इतना ही। धन्यवाद।